गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मनी पार्ट में आज हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेने वाले हैं और हमारा जो टॉपिक रहेगा वो आपके एग्ज़ाम के या आपके कंपटीशन एग्ज़ाम हो चाहे थ्योरी का एग्ज़ाम हो, सब में काम आने वाला है। तो देखिए ये जो क्वेश्चन आता है वो 15 मार्क्स का क्वेश्चन आता है और जो आज का हमारा टॉपिक रहेगा मनी के अंदर वो है क्लासिफिकेशन ऑफ मनी, यानी कि मुद्रा का वर्गीकरण क्या होता है उसके बारे में हम स्टडी करने वाले हैं। तो ये जो हमारा टॉपिक रहेगा ना, इसमें आप लोग क्लियर समझ पाएंगे कि पहले कौन सा करेंसी था, पहले कौन से रुपए या पहले कौन सी टाइप की आपकी मनी थी और उसके बाद में प्रेजेंट टाइम में हमारा जो मनी है उसका क्या फॉर्म है, तो वो सारा आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए बात करते हैं हम क्लासिफिकेशन ऑफ मनी की। देखिए यहाँ पे है क्लासिफिकेशन ऑफ मनी यानी मुद्रा का वर्गीकरण, और मुद्रा का वर्गीकरण को हमने यहाँ डिवाइड कर रखा है टू पार्ट में। एक है आपका ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन और एक है आपका मॉडर्न क्लासिफिकेशन। यानी कि मनी के कितने इंपॉर्टेंट पार्ट है, टू पार्ट हैं जिसको हम डिवाइड कर सकते हैं। एक का हो गया आपका ट्रेडिशनल और दूसरा कौन सा हो गया आपका, ये हो गया आपका मॉडर्न। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं इसके क्लासिफिकेशन की कैसे ये डिवाइड हुआ है। तो ये फर्स्ट हमारा कौन सा हो गया है, ट्रेडिशनल। ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन, ठीक है। और ये कौन सा हो जाएगा आपका मॉडर्न क्लासिफिकेशन। देखिए यहाँ पे दे रखा है मॉडर्न, और मॉडर्न में भी आप जो अभी वर्तमान में चल रहा है उन सब के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो ये है आपका मॉडर्न क्लासिफिकेशन, क्लियर है। ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन और मॉडर्न क्लासिफिकेशन एग्जाम में जब आए तो आपको ऐसा ही फ्लो चार्ट बनाकर अपना आंसर देना है, क्लियर। सबसे पहले हम लोग जो बात करने वाले हैं वो है आपका ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन। ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया है और वो कौन कौन सा है। सबसे पहला हमने इसको डिवाइड किया है नेचर के बेस पे। किसके बेस पे किया है, नेचर के बेस पे, यानी कि प्रकृति के बेस पे। दूसरा कौन सा है, दूसरा आपका जो डिवाइड कर रखा है वो हमने किया है लीगल एक्सेप्टेबिलिटी के बेस पे, यानी कि लीगलता आप कह सकते हैं वैधानिकता के बेस पे। तो दूसरा जो हमारा रहेगा वो है आपका लीगल एक्सेप्टेबिलिटी, क्लियर है। और तीसरा हमारा है फिजिकल। आप जानते हैं फिजिकल का मतलब हो गया मटेरियल फॉर्म में या कह सकते हैं फिजिकल फॉर्म में, ठीक है। यहाँ हम लिख देंगे मटेरियल फॉर्म में, भौतिक स्वरूप में, क्लियर है। तो ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन उसको भी हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया है। फर्स्ट इज अ नेचर, सेकेंड यानी प्रकृति के आधार पर, दूसरा है आपका वैधानिकता के आधार पर यानी लीगल एक्सेप्टेबिलिटी, और तीसरा आपका है भौतिक स्वरूप के आधार पर जिसे हम कह सकते हैं मेटीरियल बेस पे, क्लियर है आपको। और उसके बाद में हमें नेचर के बेस को फिर 2 पार्ट में डिवाइड किया है। एक है आपका रियल मनी और दूसरा आपका है अकाउंट मनी यानी हिसाबी मुद्रा। क्या कहते हैं, हिसाबी मुद्रा को हम क्या कहेंगे, अकाउंट मनी, ओके। अकाउंटिंग मनी कह सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो इसे कहेंगे हम लोग अकाउंटिंग मनी, क्लियर है। चलिए उसके बाद में हमने वैधानिकता के बेस पर जो डिवाइड किया है वो है आपका ऐच्छिक मुद्रा और दूसरा है आपका वैधानिक मुद्रा, यानी वॉलेंट्री बेस पे हो गया आपका, और दूसरा हो गया लीगल बेस पे, क्लियर है, ठीक है। तो यानी कि ट्रेडिशनल के बेस पर हमने कितने पार्ट में डिवाइड किया, परंपरागत को 3 पार्ट में। फर्स्ट कौन सा हो गया, प्रकृति के बेस पर यानी नेचर बेस पे, सेकंड हो गया लीगल बेस पे, ठीक है, और आपका वैधानिकता, तीसरा हो गया आपका भौतिक स्वरूप यानी मटेरियल कह सकते हैं या फिजिकल बेस पे। उसके बाद नेचर को फिर हमने डिवाइड किया 2 पार्ट में, आपका रियल मनी और सेकंड है आपका अकाउंटिंग मनी यानी हिसाबी मुद्रा। लीगल एक्सेप्टेबिलिटी को हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया है, एक है आपका वॉलेंट्री और दूसरा है आपका लीगल यानी कि ऐच्छिक मुद्रा और वैधानिक मुद्रा।
देखिए मटेरियल बेस पे फिर हमने डिवाइड किया है 3 पार्ट पे। ये आपका आता है वस्तु मुद्रा यानी कॉमोडिटी मनी, मेटेलिक मनी और पेपर मनी। क्लियर है? यानी कि इसको हमने किस पे बेस किया है? कॉमोडिटी बेस पे। फिर आपका आ गया वही आपका कह सकते हैं मेटेलिक बेस पे। ठीक है, और ये आपका आ जाएगा पेपर मनी। क्लियर? और यहां पे हमने इसको सामान्य यानी कि इसे कह सकते हैं जनरल मनी, इसे कहते हैं बैंक मुद्रा। अब हम 1 बाय 1 सबको अच्छे से स्टडी करेंगे। ठीक है, ये आपकी आ गई हाई पावर मनी। चलिए यहां पे ये जो आएगा, जैसे क्वेश्चन आ गया कि एक्सप्लेन द क्लासिफिकेशन ऑफ मनी या मुद्रा का वर्गीकरण समझाइए, तो ये आपको चार्ट बनाना है। क्लियर है? तो देखा आपने ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन बहुत ही ज्यादा आप कह सकते हैं जिसमें बहुत सारे पॉइंट हमको देखने हैं, और जो मॉडर्न है उसमें 3 पॉइंट है, जनरल मनी, बैंक मनी एंड हाई पावर मनी, उच्च मुद्रा। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं नेचर के बेस पे। नेचर के बेस पे क्या हो गया आपका? 2 पार्ट में है, एक है रियल मनी और एक है अकाउंट मनी। चलिए इसके बारे में सबसे पहले हम लोग बात करते हैं। देखिए नेचर के बेस पे हमने डिवाइड किया था 2 पार्ट में, एक था आपका रियल मनी और दूसरा है अकाउंटिंग मनी। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं नेचर बेस पे कि नेचर बेस पे कैसे हो सकती है। ठीक है, और ये किसका पार्ट है? ये हम पढ़ रहे हैं सबसे पहला आपका जो ट्रेडिशनल है उसको पढ़ रहे हैं हम। ठीक है, जो परंपरागत कंसेप्ट है उसको देख रहे हैं। तो नेचर बेस पे हमने इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया है। फर्स्ट है आपका रियल मनी और दूसरा है अकाउंटिंग मनी। देखो नाम से ही पता चल रहा है। अब देखिए रियल मनी का मतलब हो गया, इसे ध्यान रखिएगा, रॉबर्टसन ने इस रियल मनी को ही कहा है जनरल मनी। इस रियल मनी को ही जनरल मनी कहने वाले कौन थे? प्रोफेसर रॉबर्टसन। तो प्रोफेसर रॉबर्टसन ने वास्तविक मुद्रा को सामान्य मुद्रा को कह सकते हैं वास्तविक मुद्रा को ही सामान्य मुद्रा कहा था। उनका मतलब है कि जो डेली रूटीन में हम जो भी ट्रांजैक्शन करते हैं, यानी कि दिन प्रतिदिन जो लेन देन किए जाते हैं, उस मनी को ही हम रियल मनी कहेंगे। क्लियर है? यानी कि डेली रूटीन में जितने भी ट्रांजैक्शन होंगे वो सारे के सारे कौन सी मनी कहलाएगी? रियल मनी कहलाएगी। इसमें सिर्फ एक लाइन याद रखनी है आपको कि डेली रूटीन में जो भी डेली आप ट्रांजैक्शन करते हो, प्रतिदिन करोगे, वो सारे के सारे क्या कहलाएंगे? आपके रियल मनी कहलाएंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि आपने मनी को स्टोर किया, आपने एज ए मीडियम उसे यूज कर रहे हो, माध्यम मान रहे हो, संचय कर रहे हो, तो सारा का सारा रियल मनी कहलाएगा। क्लियर? अकाउंटिंग मनी का मतलब होता है कि इसे हम कह सकते हैं कि जो किन्स और कॉलबॉर्न थे उन्होंने इसे यूनिट ऑफ अकाउंट का लेखे की इकाई, ध्यान रखिएगा, अकाउंटिंग मनी को यूनिट ऑफ अकाउंट कहा। किसने? प्रोफेसर किन्स और प्रोफेसर कॉलबॉर्न ने। ठीक है, यूनिट ऑफ अकाउंट का मतलब होता है लेखे की इकाई। अब ये क्या है? देखिए सुनिए, ये अकाउंटिंग मनी का मतलब होता है जिसे आप अपने अकाउंट में जो भी ट्रांजैक्शन करते हो, जिसे आप लिखते हो, वो सारी की सारी जिस फॉर्म में लिखी जाएगी, जैसे लिखा जाएगा कि 20 रुपए का भुगतान किया गया, इसकी एंट्री कर रहे हो आप। ठीक है, या फिर आप अपना P&L बना रहे, जो भी अमाउंट लिख रहे हो, वो जो जिस रुपए में लिखा जाएगा वो फॉर्म क्या कहलाएगा? हिसाबी मुद्रा कहलाएगा। क्लियर है? जैसे कि आप देखते हैं कि भारत में जो रुपीज है उसका फॉर्म बदलता रहता है। कभी आप देखते हैं कि पहले 500 और 1000 का नोट दूसरे चलते थे, जबकि 1000 का नोट अभी करंट टाइम में नहीं चल रहा है, और 2000 का रुपीज, तो इसके फॉर्म चेंज होते हैं, बट रुपीज कहने का मतलब है आपका जो फॉर्म है वो आपका वैसा ही रह रहा है। ठीक है, ये रियल मनी और अकाउंटिंग मनी बहुत सारी कंट्री में एक ही होती है, ध्यान रखिएगा। हम वास्तविक रूप से लेन देन भी किससे कर रहे हैं? भारतीय रुपए में। और हमारा जो हिसाबी रुपया है वो भी क्या है? जो मतलब अकाउंटिंग सिस्टम में जो हम लिख रहे हैं वो भी हमारा क्या? रुपए है। तो ये हमारे देश में तो क्या है? एक ही है।
लेकिन बहुत सारे देश होते हैं जहाँ पे रियल मनी ट्रांजैक्शन जनता किसी और करेंसी से कर रही है, जबकि अकाउंटिंग मनी में जो हिसाब लिखा जा रहा है वो किसी और करेंसी से लिखा जा रहा है, ठीक है। उसी का सबसे बड़ा जो एग्जाम्पल आपको देखने को मिलेगा वो है जर्मनी का। जर्मनी में आप देखते हैं कि बहुत ज़्यादा जब डिप्रेशन टाइम पीरियड था, जब मंदी का समय था, तो वहाँ की बहुत ज़्यादा जो करेंसी थी उस करेंसी में क्या हो गया था, बहुत ज़्यादा डाउनफ्लो हो गया था। मार्क जो करेंसी थी किसकी, जर्मनी की, ठीक है। तो यहाँ पे जनता ने उस करेंसी को एक्सेप्ट करने से मना कर दिया था, ठीक है। तो उसका इसलिए कह सकते हैं कि जर्मनी में मार्क का मूल्य इतना ज़्यादा, ये जो करेंसी थी वो इतनी ज़्यादा डाउन हो गई कि जनता में उसमें कह सकते हैं कि उसके प्रति विश्वास जो होता है वो चला गया था। इसीलिए वहाँ पे ध्यान रखिएगा, वहाँ पे जर्मनी में जो अकाउंटिंग मनी यूज़ की जा रही थी वो कौन सी थी, डॉलर में, ठीक है। तो ये डॉलर है वो यूज किया जा रहा था, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि रियल मनी और अकाउंटिंग मनी है वो डिफरेंट भी हो सकती है, क्लियर। तो यानी कि जैसे फॉर एग्जांपल इसका मैं अपने देश में बताती हूँ कि जैसे आप जानते हैं कि प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट होता है, ठीक है, वो हम उसका रियल मनी से कंपैरिजन कर सकते हैं। जैसे कि आप जानते हो कि उन पर पद पर कार्य करने वाले व्यक्ति बदलते रहते हैं, परंतु जो उनकी पोस्ट होती है प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर वो तो फिक्स्ड होती है, लेकिन वहां पे जो पर्सन आते हैं वो चेंज होते रहते हैं। उसी तरह से यहाँ पे करेंसी का जो है, जैसे पहले 1000 रुपीज चल रहा था, अब वो नहीं चल रहा। अभी हम बाजार में अगर पुराना 1000 रुपीज नोट लेके जाएंगे तो वो नहीं चलेगा, ठीक है, और अभी हम लेके जाएं 2000 तो वो चलेगा। उसी तरह से ये रुपए का फॉर्म तो एक ही है, बस इसके क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। पहले 1000 था, पहले पुराना 500 चल रहा था, अब नहीं चल रहा है। तो इसका मतलब है कि जिस तरह से पोस्ट होता है, पद होता है, वो पोस्ट का वो तो फिक्स रहती है, लेकिन उस पर आने वाले पर्सन क्या होते हैं वो चेंज होते रहते हैं। तो ये था नेचर बेस पे। बात करते हैं दूसरा हमने क्या देखा था, वैधानिकता के आधार पर वॉलेंट्री और लीगल। चलिए इसके बारे में बात करते हैं। देखिए वैधानिकता लीगल बेस पे बहुत ही इजी दे रखा है आपको, लीगल एक्सेप्टेबिलिटी यानी कि वैधानिकता के आधार पर। सेकंड कौन सा हो गया है, लीगल यानी कि वैधानिकता के आधार पर, और इसे हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया था, ठीक है। फर्स्ट कौन सा था, ऐच्छिक, जिसे हम कहते हैं वॉलेंट्री, ओके, वॉलेंट्री मनी। और दूसरा कौन सा था, लीगल मनी, जिसे कहा जाता है आपका वैधानिक मुद्रा। अब देखिए नाम से ही पता चल रहा होगा आपको, वॉलेंट्री का मतलब होता है कि इसमें बहुत ही लिमिट लायबिलिटीज होती हैं इस टाइप की मुद्रा में। ध्यान रखिएगा, इसके जो फीचर्स हैं वो होता है इसमें बहुत ही लिमिटेड लायबिलिटीज होती हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब ध्यान रखिएगा, सीमित क्या था, दायित्व, ठीक है, सीमित दायित्व। सीमित दायित्व का मतलब है कि जनता इस मनी को एक्सेप्ट करे या नहीं करे वो उनकी इच्छा पे डिपेंड करेगा। अगर आप इस फॉर्म की मनी को एज ए पेमेंट के लिए देते हो तो सामने वाला आपकी करेंसी को एक्सेप्ट करे या नहीं करे वो उसके ऊपर डिपेंड करेगा, बिकॉज ये मनी कौन सी है, वॉलेंट्री यानी इच्छा पे है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि आपने ड्राफ्ट दे दिया लेकिन आगे वाला नहीं लेना चाहता है ड्राफ्ट में, तो हो सकता है, ठीक है। उसी तरह से आप देखते हैं कोई सर्टिफिकेट दे दिया, कोई प्रमाण पत्र दे दिया एज ए पेमेंट में, और वो हो सकता है कि नहीं स्वीकार करे एज ए पेमेंट, ठीक है। उसी तरह से क्रेडिट लेटर हो गया, साख पत्र हो गया। तो ये कहने का मतलब है कि उसकी इच्छा पे डिपेंड कर, आप नाम से ही देख रहे हो कि ड्राफ्ट, प्रमाण पत्र, क्रेडिट लेटर इनके एग्जाम्पल है। अब आप जब पेमेंट करोगे इस फॉर्म में तो आगे वाले की ये वॉलेंट्री रहेगा, ये इच्छा रहेगी कि मैं इसे एक्सेप्ट करूं या नहीं करूं। उसे कोई भी कानून उस पर इतना प्रेशर नहीं डालता कि आपको इसमें पेमेंट लेना होगा। आर यू क्लियर दिस पॉइंट। सेकेंड आपका है लीगल मनी यानी वैधानिक मुद्रा। देखिए यहाँ पे हम कह सकते हैं कि देश की जो सरकार है हमारी, वो इस टाइप के नोट को या इस टाइप के मनी को इश्यू करती हैं, इस टाइप के क्या करती हैं, इश्यू करती हैं, ठीक है। तो इसीलिए इसे कह सकते हैं कि इसमें सरकार है वो ये कह सकती है कि आपको इस रूप में पेमेंट लेना होगा,
ठीक है। इसमें असीमित अनलिमिटेड लायबिलिटीज होती हैं। देखिए अनलिमिटेड लायबिलिटीज, अब ध्यान रखिएगा इनका मतलब क्या होता है ये आपको क्लियर होना चाहिए। इसमें क्या था, सीमित दायित्व था, इसमें असीमित है। जब आप पेमेंट करोगे रुपए में या किसी भी फॉर्म में, लेकिन आपकी सरकार कह रही है कि नहीं ये हमारी लीगल मनी है, तो आपको ध्यान रखिएगा जब भी आप पेमेंट करोगे तो सामने वाला उसे एक्सेप्ट करेगा। अनलिमिटेड लायबिलिटीज का मतलब है कि आप कितनी भी मात्रा में उसको पेमेंट करोगे वो एक्सेप्ट करेगा ही, जबकि लिमिट लायबिलिटीज का मतलब है कि वो कहेगा कि मैं ठीक है 1000 का ड्राफ्ट ले सकता हूँ, इससे ज्यादा नहीं लूंगा, तो ये लिमिट में आएगा। अनलिमिटेड का मतलब है कि तुम 1 लाख का पेमेंट करना है, तुम 2000 के कितने भी नोट दे दो, ठीक है, तो वो अनलिमिटेड लायबिलिटीज कहलाएगी। क्लियर है, यानी किसी भी सीमा तक हम इसे स्वीकार कर सकते हैं, ठीक है। ध्यान रखिएगा कुछ कॉइन्स के बारे में, कुछ सिक्कों के बारे में यहाँ पे लीगल मनी में थोड़ा आ सकता है कि सिक्के हम कुछ सीमा तक ही स्वीकार करते हैं, अभी प्रेजेंट टाइम की मैं बात बता रही हूँ, लेकिन पेपर करेंसी जो है वो अनलिमिटेड हम एक्सेप्ट करते हैं। क्लियर। थर्ड हमारा क्या था, थर्ड हमारा है आपका भौतिक स्वरूप के आधार पर मटेरियल बेस पे। मटेरियल बेस पे हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया था। तो देखिए मटेरियल फॉर्म में, मटेरियल फॉर्म में यानी कि आप कह सकते हैं भौतिक स्वरूप। अब देखिए यहां पे हमने इसको डिवाइड किया था। सबसे पहले आप जानते हैं कि हमारे देश में वस्तु विनिमय होता था। आप जानते हैं ना कि पहले क्या था, कमोडिटी जिसे बार्टर सिस्टम कहा जाता है, तो वो था। यानी कि अगर मनी, आपके पास जो वस्तु है, मेरे पास जो वस्तु है, अगर हम आपस में कुछ भी खरीदते हैं तो हम किससे पेमेंट कर रहे हैं, कमोडिटी के बेस पे पेमेंट कर रहे हैं, ठीक है। सेकंड आपको जानते हैं फिर धीरे धीरे बार्टर सिस्टम खत्म होकर वो कौन से फॉर्म में आने लग गया, मेटेलिक फॉर्म में। मेटेलिक का मतलब हो गया धातु, ठीक है। उसके बाद में और टाइम जब फिनिश होने लगा तब आपका कह सकते हैं जो पेपर करेंसी है उस फॉर्म में क्या हुआ, हमारी करेंसी आने लग गई। क्लियर है, यानी कि पेपर करेंसी। क्लियर है। और प्रेजेंट टाइम में अभी कौन सी चल रही है, पेपर मनी ही चल रही है, कागजी मुद्रा, पेपर मनी, जिसे हम कहते हैं कागजी मुद्रा। क्लियर है आपको। देखिए कमोडिटी का मतलब आपको क्लियर समझ में आ गया होगा का कि जब मनी का जो आविष्कार है वो वस्तु के रूप में हुआ था, और जिसे हम बार्टर सिस्टम से जानते हैं, जिसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही थी एक्सचेंज करने में, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है। हमें देखना पड़ता था कि हमें जो चीज़ चाहिए, हमें जो वस्तु चाहिए, क्या वो सामने वाले के पास है, तभी हम एक्सचेंज कर पाते थे, वरना हम नहीं कर पाते। तो बहुत दिक्कत आ रही थी हमें विनिमय करने की, और ये आप कह सकते हैं दैनिक जीवन में जितनी भी हमें चाहिए थी चीज़ें, उसमें बहुत ही मुश्किल हो रहा था वस्तु का विनिमय करना, ठीक है। फिर मेटेलिक बेस पे आया, यानी धातु बेस पे आया था। ध्यान रखिएगा कि धातु बेस का मतलब हो गया कि सारे के सारे सिक्के कॉइन्स किससे बनने थे, या तो गोल्ड, या तो मोस्टली जो कॉइन्स थे वो गोल्ड के हो सकते थे, या फिर मोस्टली क्या थे, सिल्वर बेस पे थे, ठीक है। लेकिन आप जानते हैं कि पहले गोल्ड के कॉइन्स चलते थे जब राजा वगैरह थे, लेकिन धीरे धीरे गोल्ड की शॉर्टेज होने लगी तो फिर सिल्वर का आने लगा, जिसे हम रजत कहते हैं, स्वर्ण और रजत। अगर कोई एक ही धातु से बना है, यानी कि अगर पूरा प्योर गोल्ड से बना होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, मोनोमेटेलिज्म, ठीक है। एक ही धातु से अगर बनता है, चाहे वो एक ही धातु से गोल्ड का बना हो, चाहे एक ही धातु से सिल्वर का बना हो, उसे कहा जाता है एक धातुमान। समझ में आ गया आपको कि एक धातुमान का मतलब क्या हो गया, जब एक ही उससे बना हो तो इसे कहते हैं मोनोमेटेलिज्म, ठीक है। अगर उसमें मिक्स 2 धातु बनी है, यानी गोल्ड प्लस सिल्वर है, तो उसे बी मेटेलिक कहा जाएगा, ठीक है। बी मेटेलिज्म, यानी कि आप कह सकते हैं इसे द्विधातुमान। क्लियर है आपको। तो मेटेलिक का मतलब हो गया कि अगर एक
गोल्ड और सिल्वर के कॉइन बने होते थे, और अगर एक ही मेटेलिक से बना है तो उसे कहा जाता था मोनोमेटेलिज्म, और अगर दो धातुओं से मिलकर बना है यानी गोल्ड और सिल्वर तो हम कह सकते हैं इसे बीमेटेलिज्म या द्विधातुमान कहा जाता है। क्लियर है? साथ ही ध्यान रखिएगा, इसे हम और डिवाइड कर सकते हैं ये टाइप्स ऑफ मेटेलिक मनी में, जैसे कि हम इसे स्टैंडर्ड कॉइन कह सकते हैं, टोकन कॉइन्स कह सकते हैं और सब्सिडी कॉइन्स कह सकते हैं। यानी टाइप्स ऑफ मेटेलिक मनी इज डिवाइड इन 3 पार्ट्स। कौन कौन सा हो सकता है मेटेलिक का? मेटेलिक में ध्यान रखिएगा कि मेटेलिज्म जो होता है, ठीक है, जो मेटेलिक कह सकते हैं इसे हम, देखिए इसे मैं आपको बता देती हूँ, वैसे आप यहाँ तक लिखेंगे तो भी सफिशिएंट रहेगा, लेकिन फिर भी आप नॉलेज के लिए देखिए, मेटेलिज्म जो मनी होती है धातु मुद्रा, उसको हम और डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है, धातु के आप कह सकते हैं मनी को। स्टैंडर्ड कॉइन्स, आप जानते हैं कि ये मेटेलिक होगा वो कॉइन्स के रूप में ही होगा, ठीक है, तो ये हो गया स्टैंडर्ड कॉइन्स, ठीक है। एक होता है आपका टोकन कॉइन्स और एक होता है आपका सब्सिडरी कॉइन्स। सब्सिडरी कॉइन्स, ठीक है, जिसे हिंदी में क्या कहते हैं? प्रमाणिक मुद्रा नहीं कहेंगे हम, इसे सिक्के कह देते हैं, ठीक है। टोकन को कहेंगे सांकेतिक सिक्के, हिंदी में सांकेतिक सिक्के, और सब्सिडरी को कहेंगे गौण सिक्के। देखो नाम से ही हम लर्न कर सकते हैं इस चीज को। स्टैंडर्ड सिक्के का मतलब होता है कि पूरा का पूरा गोल्ड से बना होगा, ठीक है, या तो गोल्ड से या चांदी से बने, स्टैंडर्ड मेटेलिक से बना हुआ है, दैट्स कॉल्ड टू स्टैंडर्ड कॉइन्स। अगर आपका सोने से बना है, चांदी से बना है, तो उसे क्या कहेंगे? स्टैंडर्ड कॉइन्स कहेंगे, ठीक है। इसका जो फेस वैल्यू होता है और जो कॉइन्स में मेटेलिक लगा होता है वो उसका बराबर होता है। फेस वैल्यू और मेटेलिक का जो प्राइस होता है वो बराबर होता है। जैसे कि अगर उस फेस वैल्यू पे 1 लिखा है और उसके अंदर जो धातु होगा, उसके अंदर जो मेटेलिक होगा, वो भी उसके लेवल के, उसके वैल्यू के बराबर होगा, यानी कि उतनी की उतनी फेस वैल्यू और उतनी की उतनी क्या रहेगी? उसकी मेटेलिक की वैल्यू। तो ध्यान रखिएगा, फेस वैल्यू और मेटेलिक वैल्यू दोनों बराबर होती हैं, किसमें? स्टैंडर्ड कॉइन्स में। क्लियर है आपको? ठीक है, बहुत ही पहले चलते थे ये बारे में, ठीक है। इसमें फ्री कॉइनेज थी। फ्री कॉइनेज का मतलब होता है कि अगर जनता है वो खुद भी अपने मेटेलिक लेकर जाकर सिक्के बना सकती थी। ध्यान रखिएगा, स्टैंडर्ड कॉइन्स में फ्री कॉइनेज थी, यानी कि खुद जनता जाकर सिक्के बना सकती थी पहले, ठीक है। और अगर सरकार कुछ उस पे चार्जेस लगाती कि भाई तुम हमारे यहाँ पे आ रहे हो, हमारे टकसाल में और सिक्के बनाते हो, तो आपको कुछ शुल्क देना, कुछ चार्जेस देना होगा, तो उसे कहते थे बेसिस, ठीक है। यानी कि सशुल्क मुद्रा ढलाई को क्या कहते थे? बेसिस कहते थे, ठीक है। यानी कि आप कह सकते हैं प्रमाणिक मुद्रा की फेस वैल्यू और आप कह सकते हैं इसके साथ ही इसकी जो मेटेलिक वैल्यू थी वो सेम थी। फ्री कॉटेज था, फ्री कॉइनेज था। कॉइनेज का मतलब होता है कि हम जनता जाके ले जाके अपने धातु को वहां से सिक्के बना सकती थी। तो यहाँ पे जो कॉइनेज था वो फ्री था। फ्री का मतलब जो ढलाई कहते हैं ना सिक्के को बनाना, ठीक है, वो फ्री था, ठीक है। सांकेतिक का स्पेशल फीचर, सांकेतिक क्या थी कि सरकार यहाँ पे फ्री, इसमें फ्री कॉइनेज नहीं था, ध्यान रखिएगा। टोकन कॉइन्स में फ्री कॉइनेज नहीं था, सरकार ही बनाती थी। जनता को कह सकते हैं कि इन सिक्कों को बनाने की परमिशन नहीं थी, ठीक है। और जो कॉइन्स थे उनका फेस वैल्यू उसके मेटेलिक वैल्यू से कहीं ज्यादा अधिक था, यानी कि इसकी फेस वैल्यू ज्यादा थी, किससे? मेटेलिक वैल्यू से। यानी जितना धातु नहीं लगा था उस पर सिक्का लिखा हुआ था कि भाई ये इतने रुपए का है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। सब्सिडरी कॉइनेज का मतलब होता है ये बहुत छोटे छोटे पेमेंट करने के लिए काम आते हैं, सरकार ही इसे बनाती है, छोटे छोटे आप ट्रांजेक्शन कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपने देखा होगा कि पहले हमारे यहाँ पे 10 पैसा 20 पैसा और ऐसे चलते थे, तो ये एग्जाम्पल है हमारे सब्सिडी कॉइन्स के। 10 पैसा, आप जानते हैं ना 10 पैसा चलता था,
20 पैसा चलता था। तो ये एग्जाम्पल है सब्सिडरी कॉइन्स के। क्लियर है? ये बहुत छोटे छोटे पेमेंट करने के लिए काम आते थे, लेकिन धीरे धीरे इनको कम होता जा रहा है क्योंकि इनकी कॉइनेज बहुत ही महंगी होती जा रही है। अरे तो आई थिंक ये आपको समझ में आ गया, सबसे बड़ा मेटेलिक फॉर्म का ही इसमें पार्ट है। ठीक है, क्लियर है? मेटेलिक का मैंने आपको ट्रेडिशनल कंसेप्ट पूरा अच्छे से समझा दिया है। अब बात करते हैं आधुनिक वर्गीकरण की। तो ध्यान रखिएगा, आधुनिक वर्गीकरण में वैसे मैं इसका एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी क्योंकि अभी प्रेजेंट टाइम में वही चल रहा है, तो ये आपको पता होना चाहिए, है ना। तो मॉडर्न में आप कह सकते हैं मॉडर्न क्लासिफिकेशन, जो मॉडर्न है उसमें मॉडर्न में यानी कि आधुनिक, इसमें आप जानते हैं कि इसको हमने कितने पार्ट में डिवाइड किया था? जनरल मनी, सामान्य मुद्रा, बैंक मनी और हाई पावर मनी। ठीक है, ये थी। तो ध्यान रखिएगा, जनरल मनी की का मतलब हो गया कि वही जिसको हम नॉट पेपर करेंसी जो अभी हम काम ले रहे हैं वो सारा का सारा किस में आएगा? जनरल मनी में आएगा। ठीक है, जबकि बैंक मनी में आपका आ जाएगा, बैंक मनी में क्या आएगा? जैसे आप जानते हैं ना, चेक आ गया आपका, चेक आ सकता है, इसके अंदर ड्राफ्ट आ सकता है, डेबिट क्रेडिट कार्ड आ सकते हैं, ठीक है, ट्रैवल चेक आ सकता है। तो ये एग्जाम्पल होंगे बैंक मनी। बैंक मनी का मतलब है जो बैंक आपको फैसिलिटीज देती हैं। ठीक है, और वर्तमान में आप जानते हैं प्रेजेंट टाइम में बैंक का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है डिजिटल ट्रांजैक्शंस के लिए। ठीक है, तो डिजिटल ट्रांजैक्शन सारे के सारे किस में आएंगे? बैंक मनी में। हाई पावर मनी का मतलब होता है कि देखिए हमारे यहाँ पे जो नोट इश्यू करने का जो पावर है वो किसके पास है? आरबीआई के पास में और गवर्नमेंट के पास में है। देखिए आरबीआई के पास में क्योंकि 2 रुपए से लेकर जितने भी नोट है वो आरबीआई देती है, जबकि 1 रुपीज का आप जानते हैं पावर किसके पास है? भारत सरकार के पास है। तो हाई पावर मनी का मतलब है कि ये दोनों तो क्या करते हैं? इश्यू करते हैं। ठीक है, ये तो जितने नोट इश्यू करते हैं उससे ज्यादा हमारे पास में क्या कहते हैं कि बहुत ज्यादा मनी सप्लाई बढ़ जाती है। तो जिस कारण से बढ़ती है, आप जानते हैं ना कि जैसे कि आपने क्रेडिट क्रिएशन होता है, यानी कि क्रेडिट क्रिएशन का मतलब क्या हो गया कि आप जो ये दोनों नोट जब इश्यू करेगी, ये दोनों नोट का इश्यू के बाद में ये जब बैंक के पास जमा होती है तो बैंक कुछ रुपए अपने पास में रखकर और बाकी लोन देती है। और लोन का पैसा आप जानते हैं कोई अपने घर में नहीं रखेगा, वो बैंक में ही रखेगा, तो किसी न किसी बैंक में ले जाके वो फिर रखने वाला है। तो क्रेडिट क्रिएशन से जो पैसा बनता है वो किस में आता है? हाई पावर मनी में आएगा। तो इसका हम एक क्योंकि ये आपके टॉपिक है स्पेशल दे रखा है, तो इसके बारे में हम वीडियो में और नेक्स्ट वीडियो में बात करने वाले हैं। तो ये मॉडर्न हो गया। और आप जानते हैं कि अभी सबसे इंपॉर्टेंट है पेपर करेंसी। ठीक है, पेपर मुद्रा। इसका जो था ना पेपर मनी, मेटेलिक धातु तो हमने देख लिया। पेपर करेंसी का जो आप देखते हैं फॉर्म जो है, उस पेपर करेंसी जो वर्तमान समय में चल रही है उसके बारे में बताया गया है कि पेपर करेंसी जो है वो आपकी कन्वर्टेबल भी हो सकती है, परिवर्तनशील, और अनकन्वर्टेबल भी हो सकती है। मैं आपको ये बता दूं कि भारत में जो पेपर करेंसी चल रही है वो अनकन्वर्टेबल है। अनकन्वर्टेबल का मतलब होता है अपरिवर्तनशील मुद्रा। तो अपरिवर्तनशील मुद्रा का मतलब होता है कि जो सरकार नोट इश्यू करती है वो आप जानते हैं 100% रिजर्व नहीं रखती है, उसके पीछे 100% का रिजर्व नहीं है। आप जानते हैं कि कितना है? 200 करोड़, जिसे कहते हैं न्यूनतम कोष रिजर्व। ठीक है, न्यूनतम फंड रिजर्व। हमारे यहाँ पे कौन सा सिस्टम चल रहा है? न्यूनतम, मिनिमम फंड रिजर्व, ये हमारा यहाँ पे चल रहा है। न्यूनतम कोष संचय ये चल रहा है, जिसमें 200 करोड़ रखा जाता है, जिसमें 115 करोड़ स्वर्ण और आपका 85 क्या रखा जाता है? ये फॉरेन करेंसी, फॉरेन सिक्योरिटीज रखी जाती है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया। तो पेपर करेंसी का मतलब होता है हमारे यहाँ पे जो फॉर्म है वो अनकन्वर्टेबल वाली पेपर करेंसी है, ये आपको जरूर याद रखना है। अपरिवर्तनशील मुद्रा है। ठीक है, अपरिवर्तनशील मुद्रा का मतलब होता है कि जब आप कोई नोट है वो आप सरकार को दोगे, जमा कराओगे, तो आरबीआई उसके बदले में कोई स्वर्ण या आपको पूरा उसको है ना कह सकते हैं मेटेलिक से नहीं चेंज करेगी। ठीक है, तो इसमें ध्यान रखिएगा हमारे देश में इन कन्वर्टेबल पेपर मनी चलती है। इनकन्वर्टेबल का मतलब होता है अपरिवर्तनशील। अब इसका मीनिंग आप समझ लीजिए कि किसी भी देश में पत्र मुद्रा या पेपर करेंसी का प्रकाशन ऐसी विधि से की जाती है जिसमें सरकार जो है
किसी भी नोट के बदले में आपको सिक्के या कोई भी वैल्यूएबल मेटेलिक गारंटी नहीं देती है। कहने का मतलब है कि आप जब 2000 रुपीज लेके जाओगे और आरबीआई से कहोगे कि इसके बदले में जितना सोना आता है या जितने कॉइन्स हैं या जितने भी वैल्यूएबल असेट्स है वो हमें दे दीजिए, तो आरबीआई कहेगी नहीं। आरबीआई क्या कहेगी आपको? नहीं। क्यों? क्योंकि इसके पीछे देखिए ना आप, 100% हमारे पास रिजर्व नहीं है, हमारे पास मिनिमम है 200 करोड़ ही रखा जाता है। क्लियर है? तो यहाँ पे इनकन्वर्टेबल पेपर करेंसी होगी। बहुत पहले हम कह सकते हैं कि 100% रिजर्व रखा जाता था और वहां पे कन्वर्टेबल पेपर करेंसी होती थी, जिसमें आप जब भी नोट जाके सरकार को देते थे तो वो सरकार उसके बदले में आपको मूल्यवान असेट्स हो सकती हैं या फिर आप कह सकते हैं कोई भी महंगा जो धातु होता है, गोल्ड है, वो आपको देती थी। तो वो सारी की सारी परिवर्तनशील पेपर करेंसी होती थी। ठीक है, लेकिन अभी वर्तमान में हम कह सकते हैं हमारे देश में कौन सा है? इनकन्वर्टेबल पेपर करेंसी है, जिसमें सरकार ये नहीं करेगी। क्लियर है? हाँ, ये 2000 का नोट लेकर आप किसी ज्वेलरी शॉप पे जाके जरूर परचेज कर सकते हो, लेकिन आरबीआई आपको गारंटी नहीं देगी, ये ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज नहीं होना है। आप दुकान पे जाके परचेज कर सकते हो, लेकिन आरबीआई ये गारंटी नहीं देती है कि तुम 2000 रुपए दोगे तो इसके बदले में मैं गोल्ड या कोई मेटेलिक दूंगा। क्लियर है आपको? तो ये था क्लासिफिकेशन ऑफ मनी।